हाँ, तो कहाँ तक हुआ था जी? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ाना है। ओके ओके। हाँ हाँ हाँ। चलिए, हमारे ऑनलाइन फ्रेंड भी लाइव हो चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। आप चुंबक के बारे में पिछले क्लास में इतना समझ चुके हैं कि चुंबक में कुछ लोहा, तांबा, निकेल जैसे धातुओं को आकर्षित करने का गुण होता है कि नहीं है? तो एक चुंबक में आकर्षण का गुण मौजूद होता है और चुंबक लोहा, तांबा, निकेल जैसे कुछ धातु को अपने तरफ क्या कर लेती है? खींच लेती है। जिस बल के द्वारा चुंबक पदार्थों को अपने तरफ आकर्षित करती है उसे हम कहते हैं चुंबकीय बल। उसे आप क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। एक चुंबक जिस बल के द्वारा लोहा जैसे धातु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय बल कहते हैं। और एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए दोस्तों कि ये चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलों का अनुभव किया जा सके, या एक चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बलों का प्रभाव रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहां पर चुंबकीय बल काम करते रहता है। एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो सके उसे हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अनंत दूरी तक मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि किसी भी चुंबक से कुछ दूर ले जाने पर, फिर कुछ दूर ले जाने पर लोहा जैसे धातु को, फिर चुंबक उस पर अपना बल लगा, यानी कि चुंबक के बहुत दूर जाने के बाद चुंबकीय बलों की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। लेकिन एक चुंबक के चारों ओर अनंत दूरी तक चुंबकीय क्षेत्र माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव कुछ दूरी जाने के बाद धीरे धीरे क्या होती है? और चुंबक से अनंत दूरी पर चुंबकीय बल का मान नगण्य से नगण्य हो जाता है। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र है दोस्तों जहां पर चुंबकीय बलों का अनुभव
यानी मान लीजिए कि ये चुंबक का इस क्षेत्र पर, यहां पर आप लोहा को रखे, आकर्षित कर लिया, यहां पर आप लोहा को रखे, चुंबक आकर्षित कर लिया, यहां पर लोहा को रखे, चुंबक आकर्षित कर लिया, लेकिन यहां पर लोहा को रखे चुंबक आकर्षित नहीं कर पाया। मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी तीव्रता बहुत 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 कम है, और यहां पर चुंबक के चुंबकीय बलों का अनुभव हम कर सकते हैं। तो यही चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलों का अनुभव कर सके उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? बात समझ गए? चुंबकीय क्षेत्र समझ गए ना? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो सके उसे क्या कहते हैं? माना तो ये जाता है कि चुंबक से अनंत दूरी तक उसका चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन वास्तव में चुंबक से कुछ दूर जाने के बाद उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बहुत बहुत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब ध्यान दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर हमें एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र को मापना है तो हम इसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही वास्तव में क्या है? और ये दोस्तों एक प्रकार का कैसा राशि है? तो एक प्रकार का सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि टेस्ला, जिसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर क्या है? एसआई यूनिट है, लेकिन टेस्ला एसआई यूनिट नहीं है। टेस्ला एसआई यूनिट नहीं है। किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो सके क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की, और इसका मात्रक क्या है? और दूसरा, लेकिन इसका एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी भौतिक राशि है? कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गए ना? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो उसे क्या कहते हैं? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बलों का अनुभव हो सके उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र को किसमें मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा मात्रक है? और ऐसा यूनिट क्या है? अब दोस्तों, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना हो, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना हो, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना हो, यानी एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दिखाना हो कि यहाँ चुंबक का क्षेत्र है, तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। किसका इस्तेमाल किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में, और चुंबकीय क्षेत्र को दिखाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से। अगर आपको किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र प्रदर्शित करना है, किसी को दिखाना है, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को। जहां तक चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वहां तक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। अब जो हम चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में दर्शाएंगे, तो किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में
आखिर ये रेखा कैसे व्यवस्थित रहती है उसको हमें समझना है कि एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में आखिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है उसको समझना है। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के व्यवस्था को देखने के लिए या व्यवस्था को समझने के लिए एक बहुत आसान प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं, और वो प्रैक्टिकल क्या है? तो एक चुंबक लीजिए, एक चुंबक लीजिए और उस चुंबक के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। उस चुंबक के ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की व्यवस्था कैसी होती है, इसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो समझ लीजिए। आप 10वीं के किताब में ये एक्सपेरिमेंट जरूर देखे होंगे, और नहीं देखे तो देख लीजिए या समझ लीजिए। तो हम एक चुंबक लेंगे, क्या लेंगे, और उसके ऊपर क्या रखेंगे? प्लेट रखेंगे, और उस प्लेट में रखेंगे लोहे के बुरादा। लोहे का बुरादा, बुरादा समझ रहे ना, छोटे छोटे लोहे के महीन टुकड़े। अब फिर हल्का हल्का प्लेट पर ठोकर मारेंगे। हल्का हल्का जैसे प्लेट पर ठोकर मारिएगा तो ये लोहे के बुरादा ठीक उसी तरह सज जाएंगे प्लेट में जिस तरह सजे होते हैं कौन? चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक के ऊपर हम प्लेट रखेंगे, प्लेट में लोहे का बुरादा रखेंगे, और लोहे के बुरादा में रखे प्लेट जिसमें रखा हुआ लोहे का बुरादा उस पर हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये लोहे के बुरादा ठीक उसी प्रकार प्लेट में व्यवस्थित हो जाएंगे। ये लोहे का बुरादा ठीक उसी प्रकार प्लेट में व्यवस्थित हो जाएंगे जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा में कौन व्यवस्थित रहते हैं। और इसका फिगर आपके नोट में दिया हुआ है, दिया हुआ है जी, देखें, देख रहे हैं, ए नंबर देख रहे हैं। ए नंबर जो फोटो है दोस्तों वो चुंबक है, चुंबक के ऊपर प्लेट है, और प्लेट में लोहे का बुरादा एक निश्चित क्रम में आपको व्यवस्थित दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो चुंबक के ऊपर प्लेट में रखे लोहे के बुरादे ठीक उसी प्रकार कुछ समय के बाद ठोकर मारने पर व्यवस्थित होते हैं जैसे व्यवस्थित रहते हैं चुंबकीय क्षेत्र में कौन? क्लियर हो गया? एक्सपेरिमेंट क्या है आप समझ गए ना। अब आइए कि एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं उसके एक्सपेरिमेंट को तो हम समझ गए। अब आइए हम समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं को। किसको समझते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के विशेषता को समझते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषताएं ये है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और क्लोज्ड पैक बनाते हुए कहाँ आती है? दक्षिणी ध्रुव से पुनः कहाँ आ जाती है? उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है और क्लोज्ड पैक बनाते हुए पुनः कहाँ पहुंचती है? दक्षिणी ध्रुव से फिर कहाँ? उत्तरी ध्रुव पर आकर समाप्त हो जाती है। एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्लोज्ड पैक बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव पर आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? समाप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर हो गया?
पहली विशेषता समझिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलेगा और क्लोज्ड पैक बनाते हुए कहां पहुंचेगा? दक्षिणी ध्रुव से। उत्तरी ध्रुव पर आकर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। दूसरी, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। तीसरी विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। अगली विशेषता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां निकट निकट है वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने का मतलब वहां पर चुंबकीय बल का प्रभाव ज्यादा है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकट निकट वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। और एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट निकट रहते हैं कहां पर? ध्रुव के पास। कौन रहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखा काफी निकट निकट रहती है चुंबक के ध्रुव के पास। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक से दूर जाती है तो उनके बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि चुंबक के बलों का सर्वाधिक प्रभाव उसके ध्रुव के पास रहता है। और जैसे जैसे हम ध्रुव से दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बलों का प्रभाव क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। क्या होते जाएगा? तो जहां चुंबकीय क्षेत्र का निकट निकट वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक, और जहां पर दूर दूर वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र रेखा की तीव्रता अधिक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होने का मतलब है कि वहां पर चुंबकीय बलों का प्रभाव ज्यादा है, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है तो वहां पर चुंबकीय बलों का प्रभाव। बात को समझ गए? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटती नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर क्लोज्ड पैक बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से फिर उत्तरी ध्रुव पर आकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा हमेशा क्लोज्ड पैक बनाती है, बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है, क्लोज्ड पैक बनाती है। ये कभी भी दोस्तों खुला नहीं रहता है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव के समीप निकट निकट, और जैसे ध्रुव से दूर जाएंगे रेखाओं के बीच दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ते जाएगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का दिशा ज्ञात करना है तो स्पर्श रेखा खींच दीजिए। मतलब यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींच दीजिए। यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जहां पर जानना है आपको, वहां पर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। स्पर्श रेखा जिधर बताएगा उधर ही उसकी क्या होगी? क्लियर होगी। फिलहाल ये दिशा तो नहीं होगा क्योंकि उत्तरी ध्रुव से निकलकर इधर हो जाएगा दिशा दोस्तों। क्लियर? समझ गए? पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता को पढ़िए।
क्लियर? समझ गए? कोई दिक्कत? एक बार फिर से समझिए, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो वो कहलाता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। एक चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव किया जा सके उसे कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में मापा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र को मापा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में और दिखाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में काल्पनिक चुंबकीय क्षेत्र का काल्पनिक है, ठीक है ना? तो एक चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है तो उसे दर्शाया जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा। चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से व्यवस्थित रहती है उसको आप समझ गए ना? चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं समझ गए ना? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में निकट निकट कहाँ रहती है? जैसे जैसे ध्रुव से दूर होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखा की बीच की दूरी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकट निकट होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी और दूर दूर होगा तो कम होगी। क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती भी है? क्या चुंबकीय क्षेत्र में दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती भी है? नहीं। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में कोई दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सीधी रेखा पर चलती है या क्लोज्ड पैक बनाती है। चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? घूमकर फिर उत्तरी ध्रुव पर आकर ही क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अब हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था ओरेस्टेड। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नहीं, ये फिजिक्स के प्रोफेसर थे। और ओरेस्टेड फिजिक्स के प्रोफेसर थे और एक दिन इन्होंने क्लास में एक घटना को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। घटना क्या था कि एक बिजली की तार थी, बिजली का तार काहे लिख रहे हैं, सीधा लिखते हैं क्या? उनके क्लासरूम में एक बिजली की तार या चालक तार गुजर रही थी और उसी के निकट एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। चुंबकीय सुई मतलब चुंबक की बनी सुई या सुई समान संरचना वो रखी हुई थी। और स्टेट क्लासरूम में आए, जैसे ही उन्होंने चालक तार से होकर विद्युत प्रवाहित किया, उन्होंने देखा कि सुई जो है क्या हो गया है, थोड़ा अपने स्थान से विचलित हो गया।
उन्होंने फिर तुरंत चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा को काट दिया, तो फिर देखा चुंबकीय सुई पहले जैसे था वैसे ही रह गया। उन्होंने यह प्रक्रिया बार बार किया। वे अपने क्लासरूम में चालक तार से जैसे विद्युत प्रवाहित होने देते थे, उसके निकट रखा चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो जाता था, और जैसे विद्युत धारा काटता था सुई पहले की तरह हो जाता था। और स्टेड ने जब इस घटना को देखा तो वो आश्चर्य से भर गया। उन्होंने सोचा कि आखिर ये हो क्या रहा है, विद्युत तो तार से होकर जा रही है, इसको क्या दिक्कत हो रहा है। इसके बाद उन्होंने रिसर्च करने लगे। रिसर्च के दौरान उन्होंने पता लगाया कि जहां जहां विद्युत धारा का गमन होता है वहां वहां उत्पन्न हो जाता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। और स्टेड ने क्लासरूम के उस घटना को जब विस्तार पूर्वक अध्ययन किया तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जहां कहीं विद्युत धारा का गमन हो रहा है उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव हो सके। और विद्युत धारा के गमन हो से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा का। जब कहीं पर विद्युत धारा का गमन हो या किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा का गमन हो तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होते हैं। और इस घटना को किस नाम से जाना जाता है, जिसका खोज पहली बार किसने किया, और स्टेड ने किया। क्लियर हुआ बात, समझे। और स्टेड फिजिक्स के प्रोफेसर थे। एक दिन वे क्लासरूम में प्रवेश करने के उपरांत ये महसूस किया कि एक चालक तार में जैसे वे विद्युत को प्रवाहित करते हैं उसके निकट रखा चुंबकीय सुई अपने स्थान से थोड़ा हट जाता है या अपने स्थान से थोड़ा विक्षेपित हो जाता है। जब इस घटना को देखा तो वो तुरंत ही विद्युत धारा को काट दिया, अर्थात चालक तार से होकर विद्युत जो गमन कर रहा था उसके स्विच को बंद कर दिया। तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई पहले जिस स्थान पर था वहीं पर उसी तरह का हो गया है। फिर जैसे वे विद्युत धारा दिया फिर से उसके निकट रखा चुंबकीय सुई अपने स्थान से विक्षेपित हो गया। इस घटना ने और स्टेड को आश्चर्य में डाल दिया। वे इसके बारे में रिसर्च करने लगे। रिसर्च के दौरान उन्होंने पता लगाया कि जहां कहीं भी विद्युत धारा का गमन होता है उसके आसपास क्या उत्पन्न हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। विद्युत धारा के गमन से, चालक तार से होकर विद्युत धारा के गमन से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या कहलाता है। इस चालक तार से विद्युत धारा बह रही थी तो इसके आसपास क्या उत्पन्न हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो मतलब वहां पर चुंबकीय बल प्रभावित कर सकता है किसी को, और वही चुंबकीय बल प्रभावित कर रहा था किसको, सुई को। और इसलिए सुई क्या हो रही थी, विक्षेपित हो रही थी। और जैसे विद्युत धारा को काटा तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो सुई पर चुंबकीय बल लगना भी समाप्त हो गया और फिर सुई अपने जगह पर आ गया। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज अचानक ही किसने किया, और स्टेड ने किया। यानी उनके द्वारा अचानक ही उसका खोज हुआ। क्लासरूम में न उस घटना को देखते, न ही उसके बारे में रिसर्च करते, न ही आज इनका इतना नाम हो पाता। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की,
और स्टेट ने। किसी चालक तार से होकर विद्युत धारा के गमन होने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? क्लियर हो गया? समझ गए? आप ऐसे घटनाओं के बारे में जरूर सुने होंगे कि एक व्यक्ति 11,000 वोल्ट वाले तार के निकट से गुजर रहा था, उसको वह तार ने क्या किया? खींच लिया और जलकर वो राख हो गया। आखिर खींच कैसे लिया? तो तार में 10,000 वोल्ट या जितना भी वोल्ट था, मतलब विद्युत धारा गमन हो रहा है। हाई वोल्ट है तो हाई विद्युत धारा, क्या? और अगर विद्युत धारा गमन हो रहा है तो निश्चित ही उसके तार के आसपास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बलों का अनुभव या चुंबकीय बलों की उपस्थिति। तो वो जो 1,000 या 10,000 वोल्ट के तार है, उसमें उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और व्यक्ति जैसे उस मैग्नेटिक फील्ड में गया, उसको तार अपनी तरफ क्या कर लिया? खींच लिया, और वो जलकर खाक हो गया। अगर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नहीं होता तो 10,000 वोल्ट हम लोग यहां खड़ा रहते। लेकिन एक हाई वोल्टेज तार आखिर आदमी को अपनी तरफ क्यों खींच लेता है? क्योंकि उसके पास क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। अब कहिएगा घरों में तो तार कहीं नहीं खींच लेता है, वो तो वो कम पावर का है, तो उसके चारों तरफ के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या है? जो हम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझ गए? चालक तार से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना ही विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया? क्लियर हो गया? अब आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आ रहा है, चुंबक लोहा को न खींचता है तो आदमी के पास लोहा कहां से आया? ये कौन प्रश्न है जी? लगता है पूछ कोई और आता। आदमी के पास लोहा भूपर पट्टी से आया। दोस्तों, सारे धातु कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी के भूपर पट्टी पर। और पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कहाँ कौन धातु है, इसके लिए सरकार ने एक विभाग ही बना कर रखा है, ठीक है, जिसका नाम है भूगर्भीय शास्त्र। ठीक है, भूगर्भीय शास्त्री जितने भी होते हैं सबका यही काम है, लोहा खोजना, तांबा खोजना। नहीं, क्वेश्चन कुछ दूसरा पूछ रहा था, ठीक है, शायद गड़बड़ा गया है। आइए दोस्तों, सीधे समझिएगा, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। मान लीजिए दोस्तों, ये एक चालक तार है, ये एक चालक तार है। आवाज गड़बड़ा गया है, आज सुबह से ही आवाज बहुत खराब है। नहीं, रात में भर रात जगे रह गए, ठीक है। गर्मी बढ़ता और थोड़ा काम भी था, तो लगभग हम 5 बजे तक जगे हुए थे, ठीक है। एसी लगाएंगे काम चलेगा, हैं? हमारे पिताजी भी किसानी हैं, एसी में रहेंगे तो पता चला बाद में मकई का कटवन हो रहा है, खेत पर जाइए न पा रहे हैं क्या?
आइए दोस्तों अब समझते हैं। ठीक है, एसी सबसे बेकार चीज है। गर्मी की सहनशीलता, गर्मी की सहनशीलता जितनी बढ़ेगी शरीर में, उतना पर्यावरण को झेलने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है ना। अब एसी में रहने वाले को देखिएगा, दोपहर को चलते वक्त हाँफते रहता है कि नहीं है। हाँ, तो वैसा नहीं करना है दोस्तों। हमारे शरीर को इस अनुरूप बनाना है कि हर तरह के वातावरण में क्या हो सके, सेट हो सके। फाइनली हम लोग तो अंबानी है नहीं कि सड़कों पर एसी लगा लेंगे। आइए दोस्तों, हाँ तो उसके लिए कौन बड़ी बात है। अब समझेंगे सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र। अब मान लीजिए कि ये एक चालक है जो बिल्कुल सीधा है, एक चालक तार है जो एकदम सीधा है, और इससे होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है। अगर इस सीधे चालक से होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है तो निश्चित ही और स्टेट के अनुसार इसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो जब एक सीधे तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, जब एक सीधे तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र किधर है, आगे है कि पीछे है कि अगल बगल है, किधर है, इसका पता हमें कैसे लगेगा। आप जान गए हैं ना कि जहां कहीं विद्युत धारा का गमन होगा उसके आसपास क्या उत्पन्न होंगे, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होंगे। अब ये एक सीधा तार है दोस्तों, और इस सीधे तार से होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है। तो अगर ये सीधे तार से होकर विद्युत धारा गमन कर रहा है तो निश्चित ही चुंबकीय क्षेत्र इसके आसपास होगा। तो इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र किधर है, आगे है कि पीछे है कि अगल बगल है, इसका पता हमें कैसे लगेगा। इसका पता लगेगा दोस्तों मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। किससे पता चलेगा, अब इसमें दाएं बाएं खूब होगा। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। अब मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से कैसे पता लगेगा। तो मैक्सवेल का कहना है कि आप दाएं हाथ को नोट में फिगर भी दिया हुआ है, आप दाएं हाथ को इस प्रकार पकड़िए कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा बताए। अंगूठा किसका, तो ये चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है। मैक्सवेल का कहना है कि आप दाएं हाथ को कुछ इस तरह से रखिए, अगर अंगूठा चालक तार है तो ये चारों उंगली उसका चुंबकीय क्षेत्र है। तो एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ होता है, न आगे होता है न पीछे होता है, तार के चारों तरफ होता है, तार के चारों। क्लियर हो गया, बात को समझे। एक सीधे धारावाही चालक से जब विद्युत धारा गमन करेगा, एक सीधे धारावाही चालक से होकर जब विद्युत धारा गमन करेगा तो उसका चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, इसकी जानकारी किससे मिलेगी, मैक्सवेल के दाएं हाथ के अनुसार। अगर अंगूठा चालक तार में विद्युत धारा की दिशा बतला रहा हो तो ये चारों उंगली जो घुमा हुआ ये क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। क्लियर, समझ गए। देखिए मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम को आप समझ रहे हैं।
क्लियर? कोई दिक्कत? बताइए, समझे कि न हो जी? आए, एक चालक तार, मान लीजिए चालक तार है, तो अंगूठे के नियम से इसके चारों ओर क्या है? चुंबकीय, न आगे न पीछे, चारों। यही बताता कौन? बात समझ गए ना? अब आइए दोस्तों, अगला टॉपिक समझते हैं। चलिए, प्रियांशु कुमार कहता है कि आप एसी में रहते हैं। अभी देखें, नीचे वाला क्लास, नीचे वाला ऑफिस में रोशन सर एसी लगाए, अभी बैठ के आए हैं वहीं से। आइए दोस्तों, अगला टॉपिक है परिनालिका, सोलेनोइड। परिनालिका को समझिए। अब विजय कुमार कह रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो इतना बता दिए, अब कितना बताएं? अब आइए समझिए परिनालिका के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझे जी? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका, परिनालिका क्या है? एक खोखला, एक खोखला बेलनाकार, खोखला बेलनाकार और विद्युत रोधी पदार्थ। खोखला बेलनाकार और विद्युत रोधी पदार्थ। आम बोलचाल की भाषा में बोले तो सुखल का बांस। समझे कि नहीं? एकदम बेलनाकार, खोखला और सूखा बांस, विद्युत का कुचालक है कि नहीं है? तो जब खोखले, बेलनाकार और विद्युत के कुचालक वस्तु पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा, प्लास्टिक का कवर चढ़ा तार को लपेट देते हैं, तार को लपेट देते हैं और लपेटते समय ये ध्यान रखते हैं कि तार के ऊपर तार न चढ़े, तार के ऊपर तार न चढ़े। ये 3D फिगर होगा, ठीक है? आपको यहां लग रहा है, लेकिन लपेटना है इस प्रकार कि तार के ऊपर तार न चढ़े। तो इसी व्यवस्था का नाम क्या है? क्लियर हो गया? एक खोखले, बेलनाकार और कुचालक, खोखला, बेलनाकार और कुचालक वस्तु के ऊपर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ तार, नंगा तार नहीं, प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ तार लपेट दें और लपेटते समय ये ध्यान रखे कि तार के ऊपर तार न चढ़े। तो इसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्लियर हो गया? इस परिनालिका का सबसे ज्यादा इस्तेमाल डायनेमो बनाने में होता है। क्या बनाने में? डायनेमो, जिसको जनरेटर भी कहते हैं हम लोग। क्लियर? तो परिनालिका समझ गए? खोखले, बेलनाकार, कुचालक पदार्थ पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा हुआ तार या विद्युत रोधी पदार्थ से ढका तार को किस प्रकार लपेटेंगे कि ताकि तार के ऊपर तार न चढ़े, तार के ऊपर तार न चढ़े। तो उसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? परिनालिका। क्लियर? कोई दिक्कत? परिनालिका समझ गए? और एक देखिए, विजय कुमार का एक क्वेश्चन है, ले लेते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विजय कुमार का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र में क्या अंतर है? तो अंतर है, अंतर यह है, ऐसा क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति है उसे क्या कहेंगे?
ऐसा क्षेत्र जहां किसकी उपस्थिति, आवेश की उपस्थिति है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आवेश की क्षमता ज्यादा है, यानी आवेश को किस में मापते हैं, कूलम में। जहां जितना अधिक कूलम का आवेश होगा वहां का विद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। तो विद्युत क्षेत्र मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति होती है, और एक चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों की उपस्थिति होती है। क्लियर? तो अंतर क्या समझ गए ना। एक ऐसा क्षेत्र जहां आवेश की उपस्थिति है तो समझिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। एक ऐसा क्षेत्र जहां चुंबकीय बलों की उपस्थिति है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। अंतर समझ गए। अब समानता को समझिए। जहां विद्युत क्षेत्र है निश्चित ही वहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन जरूरी नहीं है कि चुंबकीय क्षेत्र है तो वहां विद्युत क्षेत्र भी होगा। बस समझ गए ना। अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र है तो निश्चित ही वहां पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। क्योंकि और स्टेट के अनुसार विद्युत धारा गमन है, गमन हो रहा है तो आवेश का गमन हो रहा है, और आवेश का गमन हो रहा है तो वो भी क्षेत्र क्या है, और उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो समानता ये है कि अगर कहीं पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति है तो निश्चित ही वहां पर किसकी उपस्थिति है, लेकिन कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र ही हो। समझ गए। अब इस दोनों में कोई अंतर नहीं ना है, कहिए इस दोनों में कोई दिक्कत। हाँ विजय कुमार समझ गए तो यस लिखिएगा, विजय कुमार। हाँ तो दोस्तों परिनालिका समझ गए, परिनालिका समझ गए। खोखला, बेलनाकार, कुचाला पर कौन तार लपेटना है, प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक नहीं बोलना, तो विद्युत रोधी कवर से ढका तार को इस प्रकार लपेटना है कि तार के ऊपर तार न चढ़े। तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, परिनालिका। अब आप कहिएगा ये परिनालिका जोन के क्या करेंगे, परिनालिका जोन के करना क्या है दोस्तों समझिए। अब इस परिनालिका के तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित कीजिएगा, परिनालिका न रहकर क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। अगर परिनालिका के इस तार में क्या जोड़ दीजिए, सॉरी परिनालिका के इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिएगा, तो अब परिनालिका किसके समान व्यवहार करने लगेगा, चुंबक के समान। परिनालिका में एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव बन जाएगा, और बैटरी को घुमा दीजिएगा तो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी बन जाएगा। तो जब किसी परिनालिका में विद्युत धारा गमन करवाया जाता है तो परिनालिका क्या बन जाता है, चुंबक। अब अगर परिनालिका चुंबक बन गया है तो उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब सवाल है कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, आगे होगा कि पीछे होगा कि चारों तरफ होगा, ये हमको समझना है। एक सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों तरफ होता है, जिसकी जानकारी मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से चलता है। अब आपका परिनालिका क्या बन गया है, एक परिनालिका चुंबक कब बनता है, जब परिनालिका के तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और ये बैटरी वाला धारा कमजोर होता है। अगर एसी जोड़ देंगे तो पता चलेगा कि हम भी चुंबक बन गए, एसी है कि नहीं।
तो परिनालिका के तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, परिनालिका के तार में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, परिनालिका चुंबक बन जाता है। और अगर परिनालिका चुंबक बन गया तो निश्चित ही उसका क्या होगा, चुंबकीय। अब एक परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किधर है, एक परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र किधर है, इसका पता लगता है दोस्तों मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम से। अब मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम परिनालिका में अलग है, सीधे धारावाही चालक में भी यही नियम था ना, और यहां पर भी यही नियम है, लेकिन अलग अलग तरीके से है। क्या है समझिए दोस्तों, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम है कि आप परिनालिका को इस प्रकार पकड़िए कि ये चारों उंगली विद्युत धारा की दिशा बताता हो। परिनालिका में विद्युत धारा इसी तार से न चारों ओर फैला है, तो मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम कहता है कि आप परिनालिका को इस प्रकार पकड़िए कि आपके ये चारों उंगली परिनालिका में बह रहे विद्युत धारा की दिशा बताता हो। तो ये अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की। अगर परिनालिका को ऐसे पकड़िएगा तो अंगूठा इधर बता रहा है जी, मतलब इधर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। इधर भी क्या है, ऊपर नीचे नहीं है, अगल बगल है चुंबकीय क्षेत्र। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र का पता किससे लगता है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम कहता है कि परिनालिका को इस प्रकार पकड़िए कि दाएं हाथ का 4 उंगलियां परिनालिका के तार से बह रही धारा की दिशा को बताता हो। तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और परिनालिका को पकड़िएगा तो अंगूठा किस तरफ दिख रहा है, ये आपके फिगर से पता चल रहा है। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ गए। सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, चारों तरफ। चारों तरफ का मतलब क्या, सीधे धारावाही तार का चुंबकीय उसके चारों तरफ, ऊपर नीचे नहीं, चारों। अब परिनालिका के उसके आगे पीछे। कहिए कोई दिक्कत, समझ गए। परिनालिका को एक बार पढ़िए। क्लियर। आइए दोस्तों, अब अगला टॉपिक, लॉरेंज बल। इकोनॉमी में एक है लॉरेंज वक्र, अब फिजिक्स में है लॉरेंज बल। आइए समझिए, आप ये जानते हैं कि ऑरस्टेड ने बताया कि जहां विद्युत धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। और स्टेट ने इस बात का पता लगाया कि जहां विद्युत धारा का प्रवाह होगा वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसे ही कहते हैं
चुंबकीय धारा का विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह। कुछ समय के बाद एम्पियर, नाम जानते होंगे, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है, और इन्हीं को समान देने के लिए विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। वैज्ञानिक एम्पियर ने कुछ समय के बाद यह पता लगाया कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार पर बल लगाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार पर बल लगाता है। इस बात का पता किसने लगाया? एम्पियर ने। और स्टेट ने यह कहा कि विद्युत धारा जहां गमन होगा, किसी भी चालक तार से विद्युत धारा गमन होगा तो क्या उत्पन्न होगा? और एम्पियर ने यह पता लगा लिया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो जिस चालक तार से होकर विद्युत धारा बह रही है उस पर वो क्या लगाएगा? अब वो बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक तार पर जो बल लगाता है उसे ही कहते हैं लॉरेंज बल। चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चालक तार पर लगाए जाने बल को क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। समझे? कोई दिक्कत? अब हमें समझना है कि विद्युत धारा किसी चालक से बह रही है तो उसके आसपास क्या होगा? अब फिर चुंबकीय तार जिस चालक से विद्युत धारा बह रही है उस चालक पर क्या लगाएगा? बल। उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। तो लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी? लॉरेंज बल की दिशा क्या होगी? इसका पता चलता है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से किसका पता लगता है? लॉरेंज बल का। आया आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि लॉरेंज बल की दिशा का ज्ञान किस नियम से होता है? या आपसे पूछेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आरोपित बल की दिशा का पता किससे चलता है? तो क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है। लॉरेंज बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ से पता लगेगा, या आपसे लॉरेंज बल न पूछकर पूछेगा कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल की दिशा का ज्ञान किस नियम से होगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब समझिएगा बाएं हाथ का नियम, बहुत हाथ है इसमें, ठीक है ना? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को समझिए। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका, थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कहता है कि आप अपने बाएं हाथ के 3 उंगली थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमिका को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि तीनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बने। इनके बीच 90 डिग्री का एंगल, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल, और इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बने। तो जब आप अपने 3 उंगली के बाएं हाथ के 3 उंगली को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिएगा कि उन सब के बीच 90 डिग्री का कोण बने, तो ये जो तर्जनी देख रहे हैं, तर्जनी जो है
ये बताएगा किसकी दिशा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये मध्यमिका, मध्यमिका जो है ये किसकी दिशा? विद्युत धारा की दिशा। तो अंगूठा, अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? लॉरेंज बल की दिशा। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि बाएं हाथ के 3 उंगली अंगूठा, तर्जनी, मध्यमिका को इस प्रकार से व्यवस्थित कीजिए कि उनके बीच 90 डिग्री का कोण बने। तब ऐसी स्थिति में अगर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये मध्यमिका विद्युत धारा की दिशा, तो अंगूठा किसकी दिशा? लॉरेंज बल की दिशा बताएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा बताता है? मध्यमिका किसकी दिशा बताता है? अंगूठा किसकी दिशा बताता है? कहिए कोई दिक्कत? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार पुनः समझिए। सबसे पहले ऑरेस्टेड ने यह जानकारी पता लगाया कि जिस चालक तार से होकर, किसी भी चालक तार से होकर अगर विद्युत धारा गमन होगा तो उसके आसपास क्या उत्पन्न होंगे? चुंबकीय। आगे चलकर एम्पियर ने यह जानकारी लगाया कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है विद्युत धारा बहने के कारण, वो चुंबकीय क्षेत्र उस चालक तार पर क्या लगाता है? बल लगाता है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो चालक तार पर बल लगाएगा उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? लॉरेंज बल। लॉरेंज बल की दिशा का ज्ञान किससे होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसके बारे में बताता है? मध्यमिका किसके बारे में? अंगूठा किसके बारे में? लॉरेंज बल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चालक तार पर लगाया गया बल है। और हमारा जो मोटर है, मोटर विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वो लॉरेंज बल के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्लियर? समझ गए? एक बार फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को पढ़िए। क्लियर? आइए दोस्तों, अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबक। आप जानते हैं कि चुंबक प्राकृतिक में भी मिलते हैं जो काले रंग का होता है, उस चुंबक को अस्थायी चुंबक कहते हैं। लेकिन विद्युत धारा को प्रवाहित करके भी हम चुंबक बना सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक। चूंकि विद्युत चुंबक में जब तक विद्युत प्रवाहित होता है तब तक ही चुंबक बना रहता है। विद्युत धारा काटने पर चुंबक खत्म, इसलिए ऐसे चुंबक को क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक। तो ये विद्युत चुंबक बनाए कैसे जाते हैं? तो परिनालिका समझ गए ना? हैं? परिनालिका समझ गए ना? परिनालिका खोखला होता है जी। परिनालिका क्या होता है?
खोखला होता है। अब इस परिनालिका के खोखले भाग में डाल दीजिए क्या? नरम लोहा। नरम लोहा कहने का मतलब ढलवा लोहा। और इस परिनालिका के तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। परिनालिका के तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए। तो अब आपका ये जो परिनालिका के खोखले भाग में जो नरम लोहा है, ये आपका क्या बन जाएगा? विद्युत परिनालिका आप पहले से समझे हुए हैं। अब परिनालिका का भीतरी भाग क्या होता है? खोखला। उस खोखले भाग में क्या डाल देना है? नरम लोहा। नरम लोहा का मतलब ढलवा लोहा। ढलवा लोहा मतलब भंगुर लोहा। और जैसे ही उसके बाद परिनालिका के तार में विद्युत धारा दीजिएगा, तुरंत आपका नरम लोहा क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। और चूंकि विद्युत धारा देने पर चुंबक बना है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? और जैसे धारा देना बंद कीजिएगा, चुंबक वाला गुण सारा समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण इसे क्या कहते हैं? अस्थायी चुंबक। तो एक विद्युत चुंबक को कैसे बनाया जाता है समझ गए ना? परिनालिका के भीतर नरम लोहे को घुसाकर विद्युत चुंबक का निर्माण किया जाता है। विद्युत चुंबक में चुंबकीय गुण उतने समय तक रहते हैं जितने समय तक विद्युत धारा हम प्रवाहित होने देते हैं। अब ये चुंबक कितना शक्तिशाली होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। आपके परिनालिका पर फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना ही शक्तिशाली विद्युत चुंबक बनेगा। परिनालिका पर तार के फेरों की संख्या बढ़ाने से विद्युत चुंबक की शक्ति क्या होगी? बढ़ेगी। घेरा समझ लेना, लपेटन। अब परिनालिका पर तार का लपेटन कम करने पर विद्युत चुंबक की शक्ति घटेगी। तो विद्युत चुंबक की शक्ति पहला निर्भर किया परिनालिका के ऊपर के तार के लपेटन पर। दूसरा निर्भर करता है कि आप कितना विद्युत धारा दे रहे हैं। जितना अधिक विद्युत धारा दीजिएगा, उतना ही शक्तिशाली क्या बनेगा? विद्युत चुंबक बनेगा। मान लीजिए 1 एम्पियर दे रहे थे, 1 एम्पियर के बदला 2 एम्पियर विद्युत धारा दे देंगे, तो विद्युत चुंबक पहले का दोगुना शक्तिशाली हो जाएगा। तो विद्युत चुंबक की शक्ति परिनालिका के ऊपर के तार के घेरों पर निर्भर करता है। विद्युत चुंबक की शक्ति परिनालिका के तार में प्रवाहित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। और विद्युत चुंबक की शक्ति इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ पर निर्भर करता है। लोहा के जगह कोई और पदार्थ देंगे तो उतना शक्तिशाली चुंबक नहीं बनेगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने में केवल किसका इस्तेमाल होता है? नरम लोहा का। इस्पात का इस्तेमाल नहीं होता है। और इसका क्या कारण है आप समझ लीजिए कि इस्पात अगर एक बार चुंबक बन गया तो बिजली काट भी दिए हैं तो वो 2-3 घंटा तक चुंबक बना हुआ है। यानी इस्पात तेजी से ना तो चुंबक बनता है और तेजी से ना चुंबकीय गुणों को जाने देता है। अगर नरम लोहा के जगह परिनालिका के खोखले भाग में इस्पात भर दीजिएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तुरंत वो चुंबक नहीं बनेगा। और जब एक बार चुंबक बन जाएगा तो फिर विद्युत धारा काटने पर वो तुरंत चुंबकीय गुणों को नष्ट, अर्थात इस्पात चुंबक के गुणों को न तो तेजी से ग्रहण करता है और एक बार ग्रहण करने पर तेजी से न तो त्याग करता है। इसके कारण इसमें इस्पात का इस्तेमाल ना कर किसका इस्तेमाल करते हैं? नरम लोहा, जो विद्युत देते ही चुंबक बनता है, विद्युत काटने पर चुंबकीय गुण को क्या कर देता है? क्लियर हो गया? अब विद्युत चुंबक अर्थात कौन चुंबक?
और अस्थाई चुंबक के बीच क्या अंतर है, उस अंतर को पढ़िए और याद करिए। आगे की बात अगले क्लास में करेंगे दोस्तों। अंतर को पढ़ लीजिएगा। क्या क्या बोले? हाँ हाँ, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन कहाँ?